तो आज की स्मैकडाउन में WWE ने धमाका कर दिया और क्या फिर से हमें ब्रॉक लेसलर और पॉल हेमन की खुराफाती जोड़ी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल देखकर लग तो रहा है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हमें कमेंट्री टेबल से देखने को मिलती है, क्योंकि माइकल कोल का कहना था कि वो ब्रॉक लेसलर का बैक स्टेज इंटरव्यू करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो इंटरव्यू करने जाते ब्रॉक लेसलर खुद ही अपीयर हो जाते हैं और ब्रॉक लेसलर की एंट्री के साथ ही माइकल कोल की शक्ल की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब यहाँ ब्रॉक लेसलर पहले तो माइकल कोल को उठा के रिंग का एक पूरा चक्कर लगाते हैं। इसके बाद वो उन्हें रिंग में भी ले जाते हैं और लग रहा था कि अब तो माइकल कोल गए, लेकिन यहाँ कोरी ग्रेव्स आ जाते हैं जो कि माइकल कोल को सेव करने के लिए आए थे और यहाँ उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि इसके बाद ब्रॉक लेसलर माइकल कोल को तो छोड़ देते हैं, लेकिन कोरी ग्रेव्स को बहुत बुरी तरह से बचाया जाता है। पहले तो कोरी ग्रेव्स को यहाँ एक F5 पड़ता है। इसके बाद वो कैमरे में एकदम घुस के जॉन सीना को मैसेज देते हैं कि रेसलपलूजा में वो उनके लिए आ रहे हैं। यहाँ ब्रॉक लेसलर शायद कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे, क्योंकि इसके बाद वो रिंग के बाहर जाकर भी उथल पुथल मचाते हैं। अब यहाँ शायद ब्रॉक लेसलर का मन नहीं भरा था, जिसके बाद वो फिर से रिंग में जाकर कोरी ग्रेव्स को F5 लगाते हैं। आज कोरी ग्रेव्स का देखकर लग रहा है कि बहुत बुरा दिन था, क्योंकि ब्रॉक लेसलर ने अपना जॉन सीना का पूरा गुस्सा उनके ऊपर ही निकाला है। वैसे यहाँ ब्रॉक लेसलर तो मार मूर के चले जाते हैं, लेकिन कोरी ग्रेव्स की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। पर इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा धमाका बैक स्टेज देखने को मिलता है। बैक स्टेज हमें दिखाया जाता है कि पॉल हेमन ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर के साथ वापस आ गए हैं और यहाँ पॉल हेमन से मिलने ब्रॉक लेसलर आ जाते हैं। ब्रॉक लेसलर का यहाँ पॉल हेमन से कहना था कि उन्हें बात करनी चाहिए। देखकर लग रहा है कि ब्रॉक लेसलर फिर से पॉल हेमन के पास जाना चाहते हैं। वैसे ये चीज़ फ्यूचर में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पॉल हेमन फिलहाल विजन को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर ब्रॉक लेसलर पॉल हेमन के साथ आ जाते हैं तो शायद विजन में ब्रॉक लेसलर की एंट्री हो जाए। वैसे ब्रॉक लेसलर के जाने के बाद यहाँ निक ऑल्डिस भी आते हैं, जो कि पॉल हेमन से कहते हैं कि भाई कोई ट्रबल क्रिएट मत करना, क्योंकि वो मेन इवेंट में कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की शांतिपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग चाहते हैं। यहाँ पॉल हेमन कहते हैं कि भाई मैं तो ऊसोस और ब्रॉनसन रीड ब्रॉन बेकर का मुद्दा सॉर्ट आउट करवाने के लिए आया था। जिसके बाद पॉल हेमन को बताया जाता है कि ऊसोस तो मिनियापोलिस पहुंच चुके हैं, जहां से हमें रेसलपलूजा देखने को मिलेगा। पॉल हेमन यहाँ कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो फिलहाल स्मैकडाउन को एंजॉय करेंगे, लेकिन हमें पता है कि पॉल हेमन यहाँ एंजॉय करने तो नहीं आए थे। नेक्स्ट हमें कमेंट्री टेबल पर माइकल कोल अकेले बैठे हुए नजर आते हैं, जो कि इनडायरेक्टली जॉन सीना को मैसेज दे रहे थे कि जॉन सीना बच के रहना, क्योंकि बीस्ट जाग चुका है। वैसे नेक्स्ट मैच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होता है, जो कि हमें अलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर, चेल्सी ग्रीन और अल्वा फायर के बीच में देखने को मिलता है। ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं था और ठीक ठाक सा मैच हमें देखने को मिलता है और डबल नेचुरल सिलेक्शन के साथ यहाँ शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस की जीत हो जाती है। अभी तो इनके हाथों से वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स नहीं जाने वाली। वैसे जब तक माइकल कोल अकेले कमेंट्री कर रहे थे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, जिसके बाद मिज उन्हें ज्वाइन करते हैं और कमेंट्री में अब वो उनके साथ ही रहने वाले थे। बैक स्टेज से हमें इसके बाद B-Fab और स्ट्रीट प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। कुछ टाइम से मॉन्टेज फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस के बीच में हमें प्रॉब्लम्स दिखाई जा रही हैं, जिसमें थोड़ा बहुत हाथ बो डैलस का भी है। यहाँ B-Fab एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेज फोर्ड को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए, लेकिन इसके बाद यहाँ बो डैलस आ जाते हैं, जो कि फिर से एंजेलो डॉकिंस को भड़का रहे थे, जो कि शायद मॉन्टेज फोर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और यहाँ लग रहा था कि अब वो अटैक करने वाले हैं उनके ऊपर। लेकिन यहाँ एरिक रोवन आते हैं, जो कि उन पर ही अटैक कर देते हैं। तो बो डैलस अभी भी बुरी तरह से माइंड गेम खेल रहे हैं। देखते हैं एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेज फोर्ड सच में अलग होने वाले हैं या नहीं। नेक्स्ट हमें फ्रेक्सियोम रिंग में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन पर ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर अटैक कर देते हैं। यहाँ पॉल हेमन ऊसोस को मैसेज दे रहे थे कि रेसलपलूजा में उनका बुरा हाल होने वाला है, लेकिन फ्रेक्सियोम यहाँ फिर से आ जाते हैं और हमें एक डबल डाइव मूव देखने को मिलता है, जो कि लग बहुत कूल रहा था। यहाँ निक ऑल्डिस भी आते हैं, जो कि इसके बाद इनका मैच ऑफिशियल कर देते हैं। ये मैच हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर बहुत बुरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे। मैच के एंड में ब्रॉन बेकर की तरफ से एक तगड़ा स्पेयर पड़ता है एक्सियोम को, जिसके बाद बेचारे एक्सियोम का तो काम खत्म हो जाता है। इसके बाद नेथन फ्रीजर को ब्रॉनसन रीड की सुनामी पड़ती है और इस मैच में उनकी जीत हो जाती है। यहाँ ऊसोस का भी हमें एक मैसेज टाइटन ट्रॉन पर दिखाया जाता है, जहाँ वो ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर को वॉर्न ही कर रहे थे।
वैसे जब ये मैच हो रहा था तो पॉल हेमन यहाँ किसी से बात कर रहे थे, जो कि फिलहाल के लिए तो लग रहा है शायद सेथ रॉलिंस होंगे। नेक्स्ट हमें रिंग में नाया जैक्स देखने को मिलती हैं, जिनका प्रोमो हमें दिखाया जाता है। इस प्रोमो में हमें कुछ खास तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पहले तो वो खुद की बड़ाई कर रही थी, जिसके बाद वो टिफनी स्टैटन को भी मॉक करके बताती हैं। और क्योंकि यहाँ उन्होंने टिफनी स्टैटन का नाम ले लिया था तो टिफनी स्टैटन भी यहाँ आ जाती हैं। यहाँ हमें दोनों के बीच में आर्गुमेंट देखने को मिल ही रही थी, तभी जेड कारगिल की भी एंट्री हो जाती है। और क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी टिफनी स्टैटन और नाया जैक्स को अलग करने के लिए पहले से ही यहाँ खड़ी हुई थी, तो यहाँ कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता। वैसे एक सिक्योरिटी गार्ड के मेन पार्ट पर जरूर जेड कारगिल लात मार देती हैं। शायद अब वो सिक्योरिटी गार्ड कभी जेड कारगिल के रास्ते में नहीं आएगा। यहाँ इसके बाद निक ऑल्डिस आते हैं, जो कि अनाउंस कर देते हैं कि इनका ट्रिपल थ्रेट मैच हमें स्मैकडाउन में नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। कल मैंने बताया था कि WWE इस मैच को रसल पलूजा के लिए प्रमोट कर रही थी, लेकिन शायद टिफनी स्टैटन की हालत फिलहाल ठीक नहीं है, इसीलिए WWE ने इसे नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए शेड्यूल कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें सैमी ज़ेन और कार्मेलो हेस का मैच देखने को मिलता है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होता है। इस मैच को WWE ने अच्छा खासा टाइम दिया था और इस मैच ने उस हिसाब से डिलीवर भी करके दिया है। दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से हमें बड़े बड़े खतरनाक मूव देखने को मिलते हैं। वैसे मिस कमेंट्री टेबल पर बैठे बैठे कार्मेलो हेस की बड़ी तारीफें कर रहे थे। बाकी बात करें मैच के एंड की तो सैमी ज़ेन के ब्लू थंडर बॉम्ब के साथ इस मैच में उनकी जीत हो जाती है। वैसे बाकी के मैचेस में सैमी ज़ेन हेलुआ किक के साथ जीतते हैं, पर शायद कार्मेलो हेस के लिए थंडर बॉम्ब ही काफ़ी था। बाकी फिलहाल सैमी ज़ेन के रेन को देखकर लग रहा है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। बैकस्टेज से इसके बाद हमें किट विल्सन और निक ऑल्डिस देखने को मिलते हैं, जो कि बात कर रहे थे। यहाँ डेमिन प्रीस्ट भी आते हैं, जो कि बड़े गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि लास्ट वीक एलिस्टर ब्लैक ने उन्हें रेफरी का यूज़ करके हराया था, तो उनका कहना था कि उन्हें फिर से एलिस्टर ब्लैक चाहिए। यहाँ किट विल्सन डेमिन प्रीस्ट को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पर ज्ञान देने लगते हैं, जिसके बाद हमें एक शॉकिंग सी चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि किट विल्सन को डेमिन प्रीस्ट सीधा दीवार में ही घुसा देते हैं, लेकिन उस वॉल को भी ऐसा लग रहा था जैसे टेप से चिपकाया हुआ है, स्पेशली इस मूव को परफॉर्म करने के लिए। देखते हैं डेमिन प्रीस्ट को एलिस्टर ब्लैक के साथ मैच कब मिलने वाला है। नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले तो कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को 15 साल पुरानी बात याद दिलाते हैं, जहां उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। कोडी रोड्स का यह कहना था कि आज ही का दिन वो दिन था, लेकिन फिलहाल इस बात के बारे में बैकस्टेज कोई भी बात नहीं कर रहा। यहाँ वो ये भी कहते हैं कि भाई तू स्कॉटिश वॉरियर नहीं है, तू कीबोर्ड वॉरियर है, जो कि सोशल मीडिया पर उल जलूल बातें करता है। इसके बाद अचानक से ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के ऊपर खतरनाक अटैक करते हैं। यहाँ वो उन्हें मार मूर के रिंग के नीचे लेकर जाते हैं और लग रहा था कि फिर से हमें वही स्पॉट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें बताया गया था कि कोडी रोड्स इंजर्ड हो गए थे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर अचानक से रुक जाते हैं और कोडी रोड्स से कहते हैं कि मैं अभी ये नहीं करूँगा, क्योंकि अगर अभी उन्होंने ये कर दिया तो कल उन्हें फिर मैच नहीं मिलेगा। यहाँ उनका कहना था कि कल वो उनसे WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ले लेंगे। अब यहाँ से ड्रू मैकिंटायर जा रहे थे, तभी कोडी रोड्स उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, बल्कि यहाँ जाते जाते ड्रू मैकिंटायर ही कोडी रोड्स को बजाकर चले गए। आज ड्रू मैकिंटायर को WWE ने अपर हैंड दे दिया है, तो शायद कल कोडी रोड्स की जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे कल मैंने बताया था कि ब्रॉक लेसलर और जॉन सीना का मैच WWE ओपनिंग में करवाने वाली है, तो WWE ने रिसेंटली रसल पलूजा का मेन इवेंट भी ऑफिशियल कर दिया है, जो कि हमें कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का ही देखने को मिलेगा। और अगर WWE ने इस मैच को अब मेन इवेंट में डाला है, तो शायद हमें रसल पलूजा में कुछ धमाके देखने को मिलने वाले हैं। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हम रसल पलूजा के मेन इवेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं। बाकी देखते हैं WWE क्या करने वाली है। वैसे अगर आपको जानना है कि कल के रसल पलूजा में मैचेस के रिजल्ट और उनके आउटकम क्या हो सकते हैं, तो कल मैंने इसकी प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।